वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास। क्या हाल चाल है सभी के? हाय हाय, हेलो जी, हेलो हेलो, हाय 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 हाय, वेलकम 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 बैक, वेलकम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? कैसे हो सभी लोग? कैसी गई तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां? हेलो हेलो, आयुष्मान, मोहित, मोहन, राजीव, अक्षित। क्या बात है, क्या बात है। आज तो बहुत सारे बच्चे आए हैं। आज तो सारे आ गए हैं उठ के कि चलो यार बहुत दिनों बाद शोभित भैया की शक्ल दिखेगी, देख के आते हैं कैसे लग रहे हैं। है जी, है जी। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास। कितना मिस करा मैंने तुम लोगों को, तुमने भी शायद मेरे को करा होगा थोड़ा बहुत। तो आज हम लोग गर्मियों की छुट्टियों के बाद वापस आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं, वापस आप सभी के सामने आ चुके हैं। वापस से अपनी मैथमेटिक्स की इस राम कथा को, इस जर्नी को आगे बढ़ाने हम लोग आ चुके हैं। आज थोड़ा सा सेटअप मेरा तुम्हें तार दिखता रहेगा, क्यों? क्योंकि मेरा जो है माइक वो हो गया है खराब। तो ये जो जुगाड़ वाला माइक होता है, मतलब जो मैं बहुत पहले यूज करा करता था, ये आज मैंने वापस निकाला है माइक। जब अपने बिल्कुल जब स्टार्टिंग थी ना यूट्यूब की, तब ये वाला माइक यूज होता था। इसमें दिक्कत ये होती थी कि ये कनेक्टेड होता है, ठीक है, वायर्ड माइक होता है, तो वहां पे जाके मैं फोन से कनेक्ट करता था। उस समय मेरे पास एक रेडमी का फोन था, तो मैंने ये माइक फोन से कनेक्ट कर देता था। अब यह होता था कि जोश जोश में जब मैं तेज तेज चिल्ला रहा होता था और चिल्लाते ऐसे पीछे मुड़ता था, तो एक खिंचता था माइक, और खिंच के मेरा फोन नीचे गिरता था। और उस फोन ने जितने जुल्म सहे हैं उतने आज तक किसी ने नहीं सहे। तो आज ये माइक वापस यूज हुआ है, ठीक है। आज तुम्हें बीच बीच में ऐसे लटका हुआ दिखेगा, क्योंकि ये ऐसे ही रहता है, वहां पे कैमरे से कनेक्ट कर दिया है मैंने। चलो, क्या हाल चाल है तुम्हारे? पहले तो ये बताओ यार, है क्या हाल चाल है तुम्हारे? लो वॉइस है जी, लो जी बढ़ा देते हैं जी। लो जी बढ़ा दिया जी। और बताओ, और बताओ, कैसे कैसी गई तुम्हारी छुट्टियां? कैसी गए तुम्हारे वेकेशंस? तुम्हारे स्कूल में तो तुम्हें एक एक महीने की मिली होगी, हमने तुम्हें 8-10 दिन की दिया बस। मतलब मेरी ही 8-10 दिन की रहती है, बाकी तो तुम्हें शुरू हो गया होगा। है आज के इस लेक्चर का, जिसमें कि हम अपने नए चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ठीक है भैया। डीपीपी, अबे तुम अजीब हो यार। तुम में से कम 50 बच्चों ने मेरे को मेल करा होगा कि भैया वेकेशन से हम बाहर घूमने जा रहे हैं, प्लीज भैया डीपीपी मत दो, प्लीज भैया असाइनमेंट मत दो, बाद में दे देना। अब खुद लगे हुए डीपीपी डीपीपी डीपीपी। अरे अजीब लोग हो यार तुम। मेरी रेडी बनी हुई है, मैंने बना के रख रखी थी, मैंने डाली नहीं जानबूझ के। तुम में से इतने बच्चों के मेल आए, इतने बच्चों के इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आई कि भैया प्लीज मत डालो, बहुत मुश्किल से हमें छुट्टियां मिलती हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अजीब हो यार, अजीब हो। तुमने तो मना करा है, वरना मैं तो डाल रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब दे दूंगा, अब दे दूंगा। क्वेश्चन तो बने रखे हुए हैं, आज मिल जाएगी, ठीक है। आज मिल जाएंगे 8-10 क्वेश्चन करके हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर का। श्री गणेश करते हैं, छुट्टियां हो गई हैं, अब वापस से पूरे जोश के साथ, पूरे दमखम के साथ हम अपने आगे के चैप्टर्स को निपटाएंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत बड़ा चैप्टर जो है, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। उसमें जितने बेहतरीन क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं क्लास में। तुमने गिन के अगर देखा होगा, जितने बच्चों ने करके देखी होगी, लास्ट में मैंने बोला था एक दिन बैठ के ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस करना प्रूफ वाले, तो जितने बच्चों ने करा होगा उन्हें पता होगा कि भैया हमने कितने सारे क्वेश्चंस और कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे हैं। एक ही तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे, जिससे कि जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए तो तुम डरो ना, ठीक है। तो तुम डरो ना। भैया ओलिविया के साथ कहां घूमने गए थे? तेरे को क्यों बताऊं, तेरे को क्यों बताऊं? है तू कौन होता है? तेरे को बताऊंगा। पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई, ठीक है, बताऊं तुझे अभी। चलिए, तो बताऊंगा बताऊंगा, चलो धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे, एकदम एकदम हर एक सस्पेंस एक साथ नहीं खुलने चाहिए ना। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसके हम असाइनमेंट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आगे भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डीपीपी में मैं तुम देखोगे कि तीन चार क्वेश्चंस में डीपीपी में रेगुलरली ट्रिग्नोमेट्री के डालता रहूंगा, जिससे कि पूरे साल भर हमारा वो चैप्टर का जो याददाश्त है, जो उस चैप्टर की यादें हैं, वो ना छूटे, क्योंकि अगर वो छूट गई तो वो चैप्टर हम भूल जाएंगे, ठीक है। अभी भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है या फिर उसका बैकलॉग है, तो प्लीज सारे लेक्चर्स ध्यान से सुनना, ठीक है। 1.25 पे देख लेना, 1.5 पे देख लेना, पर सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने सारे लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के देख लिया आरंभ बैच के, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक एक लेवल का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है, एक एक टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है जी। चलिए, आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। काफी लोग कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स में पढ़ते रहते हैं कि यार ये है, ये फॉर्मूला वो है, ये फॉर्मूला ये है, काम कहां आता है? तो आज तुम्हें हम ट्रिग्नोमेट्री का काम कहां आता है वो बता रहे होंगे। आज हम तुम्हें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रहे होंगे, ठीक है जी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन देखेंगे कि भाई रियल लाइफ में कहां पे यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री, ये इस वाले चैप्टर में हम जानने वाले हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैथमेटिक्स कहां होती है, रियल लाइफ में यूज बताओ, नाम ही रख दिया एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, बेसिक बेसिक जो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, वो इस वाले चैप्टर में काम आएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा क्वेश्चंस को करते हुए, आनंद आएगा क्वेश्चंस को करते हुए। तो इसीलिए पूरे फोकस के साथ चैप्टर को पढ़ना। कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। बस ये टूट ना जाए, आज मुझे डर है। हाँ जी, तो कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर की। इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर की। मैं थोड़ा सा इसे संभाल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। बीच बीच में तुम्हें दिख रहा होगा, बट इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, है ना। तो एम 100/100 इन मैथ्स लिख लीजिए कोरे पन्ने पर, और हम श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर की। चलिए चलिए, एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है।
एक क्वेश्चन पूछता हूं और उस क्वेश्चन में बताना क्या आंसर होगा। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर दिया मतलब ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर तुमने ये जो क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया मतलब कि तुम्हें ये चैप्टर आता है। बस अब इसके बाद तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स को या फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं, शायद तुमसे हो जाए। मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। मान लो एक रोड है, ठीक है। मान लो तो ये ना ये पढ़ाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है टूट ना जाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो मान लो ये रोड है, ठीक है। रोड पे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपर्स का ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पे ये नेक्स्ट टॉपर्स का ऑफिस है, ये एनटी नेक्स्ट टॉपर्स का ऑफिस है, ठीक है। तुम इस ऑफिस की बिल्डिंग से मान लो यहाँ पे खड़े हुए हो एक पॉइंट ए पे जो कि 10 मीटर दूर है, जो कि 10 मीटर दूर है, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपर्स की ऑफिस की बिल्डिंग है, तुम यहाँ पे खड़े हुए हो 10 मीटर दूर, ठीक है। ध्यान से सुनना। यहां से तुमने अपनी गर्दन उठाई और ऑफिस के टॉप को देखा। ठीक। तुम अभी सीधे खड़े हुए थे, आराम से ग्राउंड पे खड़े हुए थे, ग्राउंड पे सामने देख रहे थे। तुमसे बोला कि भाई ऊपर देख टॉप पे, तुमने गर्दन उठाई, ऊपर देखा टॉप पे। मान लो तुमने ग्राउंड से 60 डिग्री गर्दन उठाई। गर्दन उठाई। तो तुम्हें बताना है कि ये जो नेक्स्ट टॉपर्स की बिल्डिंग है, इसकी हाइट क्या है। तुम्हें बताना है नेक्स्ट टॉपर्स की बिल्डिंग की हाइट क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान से सुनना। ये नेक्स्ट टॉपर्स की बिल्डिंग है, ठीक है। तुम यहाँ पे 10 मीटर दूर खड़े हुए हो और टॉप को देख रहे हो 60 डिग्री पे। मैंने तुमसे पूछा है बिल्डिंग की हाइट बताओ, ऑफिस की बिल्डिंग की हाइट बताओ। जल्दी बताओ। निकाल लिया यार बहुत सारों ने तो। दिमाग लगाओ। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये रोड है और ये बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग होती है वो रोड पे 90 डिग्री पे होती है। भाई बिल्डिंग सीधी खड़ी होती है ना रोड से, ऐसे कोई मैंने ये बोला है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, नहीं है ना। मैंने क्या बोला, बिल्डिंग खड़ी है तो बिल्डिंग तो हमेशा 90 डिग्री पे खड़ी होती है। तो बिल्डिंग जो है वो रोड से 90 डिग्री पे खड़ी हुई है, ठीक। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? अगर मैंने इसको रेफरेंस माना, भाई राइट एंगल के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, याद है पढ़ा था छुट्टियों से पहले कुछ चीजें। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। जिस एंगल से देख रहे हैं, जिस एंगल को रेफरेंस माना है, उसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो बच गया वो बेस होता है। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें अगर हम इस एंगल को रेफरेंस माने तो इस एंगल के हिसाब से हमें भैया बेस तो पता है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? बेस और परपेंडिकुलर। पापा बीडी पियोगे? हाँ बेटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो tan 60 डिग्री है वो होगा परपेंडिकुलर जो है वो है nt अपॉन में जो बेस है वो है at। क्या मैंने सही लिखा? जो tan 60 है, ये जो tan 60 है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया। tan 60 क्या होता है? 0 1/√3 tan 60 हो जाएगा अपना √3 बराबर nt, यही तो निकालना है, ये है h अपॉन में at की वैल्यू क्या है? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। क्या मैंने सही लिखा? तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10√3 मीटर। आ गया तुम सभी का? बस हो गया चैप्टर खत्म, यही है। यही है, और कुछ नहीं है चैप्टर में, यही है। हो गया चैप्टर खत्म। ट्राइंगल देखो, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। क्या बोला मैंने? ट्राइंगल आइडेंटिफाई करा, मैंने देखा भाई ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल आइडेंटिफाई करा, ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया, आ गया आंसर। यही है बस, पूरे चैप्टर में यही करना है हमें। सही में यही है, और कुछ नहीं है चैप्टर में, यही है। इजी पीजी है। 10√3 आगे सबकी हाइट। तो बस ये देखना है कि भाई ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो, कौन सा ट्राइंगल है। अब उस ट्राइंगल में जिस एंगल को रेफरेंस मान रहे हो उसमें मैंने देखा भाई परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है। तो tan थीटा लगा दिया। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इजी पीजी है, खत्म चैप्टर बस, ठीक है। बाय छुट्टी। अभी मतलब ये बेसिक है चैप्टर का। अभी इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पर चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट लगना है वो यही लगना है जो मैंने यहाँ पे बताया। चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट लगना है वो यही लगना है जो अभी हमने यहाँ पे कुछ काम की बात में पढ़ा। बस यही है पूरे चैप्टर में, यही पढ़ना है पूरे चैप्टर में, ठीक है। लिखने भी लग गए भाई, इतना मारूंगा ना पिटोगे, जाके गिरोगे। लिख लो जल्दी। चलिए अब कुछ चीजें बता देता हूँ, कुछ क्या कहेंगे, नोटेशंस हैं या कुछ वर्ड्स हैं जिसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। करना ऐसा ही है क्वेश्चन, बट दुनिया वालों ने क्या करा कि भाई यार नहीं यार, इतना आसान तो चैप्टर नहीं हो सकता ना, कुछ तो चीजें रखें, कुछ तो ट्विस्ट रखें। तो वो कुछ ट्विस्ट जो हैं या कुछ वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग हमें समझने हैं, वो समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए नया कोरा पन्ना निकाल लीजिए, कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए कुछ काम की बातें, #K3B, कुछ काम की बात, कुछ काम की बातें जो हमें लिखनी है। देखो सबसे पहली चीज ध्यान से सुनो, अबे रुक जाओ, बाय बाय क्लास, अभी इतने दिनों बाद आए हैं, आते बाय बाय लिखना भी शुरू कर दिया, इतने दिनों बाद मिले हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है, सबसे पहली काम की बात क्या है, वो ये है कि पर्सन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ध्यान से सुनना, अनलेस हाइट गिवन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ऐसे लिखना हिंदी में, मैं ये बोल रहा हूं ये जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, पर्सन लिख दो या फिर ऑब्जर्वर लिख दो, ये बंदा है ना, मैंने बोला तो तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, तो यहाँ पे खड़े हुए तो तुम्हारी हाइट तो ली नहीं मैंने तो बस ऐसे एक बिंदु लगा दी, मैंने तो बस ऐसे एक पॉइंट लगा दिया, मैंने तुम्हारी हाइट तो कंसीडर करी नहीं। क्यों नहीं करी? क्योंकि ये जनरली माना जाता है इस चैप्टर में, हम जनरली जो भी ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये कौन है, ये ऑब्जर्वर है जो देख रहा है। तो जो ऑब्जर्वर होता है ना मेरी जान, ऑब्जर्वर की हाइट ली नहीं जाती, ऑब्जर्वर को हमेशा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट मानेंगे, उसकी हाइट कंसीडर नहीं करी जाएगी, क्योंकि बोला जाता है कि भाई इसकी हाइट इतनी ज्यादा है तो इंसान की हाइट तो इसके कंपैरिजन में क्या ही ले, तो इसलिए ये जो ऑब्जर्वर है इसकी हाइट को नेग्लेक्ट करना होता है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में दिया हो। एक दो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दिखेंगे जो हम आगे सॉल्व करेंगे जिसमें ऑब्जर्वर की हाइट भी दी होगी, उसको कैसे सॉल्व करना है वो बता दूंगा, बहुत आसान है। बट कहीं पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जर्वर को हमेशा हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है, पर्सन लिख दो या फिर ऑब्जर्वर लिख दो, पर्सन या फिर ऑब्जर्वर जो है उसको हम हमेशा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मेरी जान, ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें बोला मान लो ये रोड है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, रोड है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे मान लो ये ए, ये बी है, और मान लो यहाँ सी पॉइंट पे बंदा खड़ा हुआ है या पी पॉइंट पे बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, इस पी पॉइंट पे जो बंदा खड़ा हुआ है उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा, उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा। भाई मैंने अभी बोला ना, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा कि भाई यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा। तो जब कोई इंसान ऐसे टॉप को देख रहा होता है तो क्या उसकी आंखों से ऐसे कोई रोशनी निकलती है या कोई लाइन निकलती है? नहीं निकलती ना, और हमने तो यहाँ पे एक लाइन बनाई है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये जो अखियों से तीर निकल रहा है ना कि भाई तुमने ऊपर देखा, तो ऊपर देखने पे इस तरह से एक लाइन जो हम बना रहे हैं, ये जो अखियों से तीर हम बना रहे हैं, इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट, देखने की लाइन। साइट मतलब देखना होता है ना, है ना, देखा होगा तुमने, साइट लिखा होता है कई जगह, अबे चश्मा वश्मा बनवाने वाली दुकानों पे लगा होता है। तो इस लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को जो कि ऑब्जर्वर और जहां पे देख रहे हो उसको ज्वाइन करती है, इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। कुछ नाम है बस यार, जैसे मेरा नाम शोभित है, तुम्हारा नाम राम, श्याम, सोनू, मोनू, टीटू, ऐसे ही यहाँ पे ये कुछ नाम है जो हमें याद रखना है, जो हमें पता होना चाहिए कि कहीं पर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि लाइन ऑफ साइट, तो तुम्हें पता हो ये जो अखियों से तीर निकल रहा है, ये जो अखियों से गोली निकल रही है, इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, अब ये इंसान नॉर्मली खड़ा था, ठीक है, इंसान नॉर्मली खड़ा था, सामने देख रहा था, इंसान नॉर्मली खड़ा था, उसकी जो आंखें थी वो सामने थी, ऐसे थी, ठीक है, जब तक किसी को कुछ नहीं बोलोगे ऊपर देखने के लिए, नीचे देखने के लिए, तो इंसान तो सीधे मुंह दिखेगा, कोई पागल हुई ऐसे खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा, है ना। तो नॉर्मल इंसान क्या होगा? सीधे देख रहा होगा, नॉर्मल इंसान सीधा देख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल में देख रहा है, सामने हॉरिजॉन्टल में देख रहा है, उसको बोला ऊपर देख, तो उसने हॉरिजॉन्टल से अपनी आंखों को ऊपर उठाया, भाई ऐसे तो करा होगा इसने, पहले तो ये पी पॉइंट पे ऐसे नॉर्मली खड़ा होगा, तो नॉर्मली क्या है, हॉरिजॉन्टल पे है, नॉर्मली क्या है, हॉरिजॉन्टल को देख रहा है, हॉरिजॉन्टल से उसने अपनी मुंडी ऊपर उठाई, हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखने के लिए उसने अपनी मुंडी ऊपर ऐसे उठाई, तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना, भाई पहले हॉरिजॉन्टल था अब थोड़ा ऊपर उठ गया, तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल बना ना, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहा जाता है इसे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर उठा, हॉरिजॉन्टल से कितनी ऊपर मुंडी उठाई, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये डेफिनेशन लिख देना, क्या? हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर देखा, हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर मुंडी उठाई, ऐसे लिखना हिंदी में जैसे मैं लिख रहा हूं। तो मेरी जान क्या हुआ कि पहले इंसान सिर्फ सामने देख रहा था, हॉरिजॉन्टल पे देख रहा था, उसको बोला ऊपर देख, तो उसने हॉरिजॉन्टल से अपनी मुंडी थोड़ी ऊपर उठाई, तो ये जो एंगल, जितने एंगल उसने हॉरिजॉन्टल से ऊपर उठाया, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हुआ है, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से देखना, थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से देखना, थर्ड पॉइंट बता रहा हूं। मान लो ये रोड है, ये बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, ये बिल्डिंग है हमारी ए बी, ये मान लो बिल्डिंग हमारी है पी क्यू, ठीक है, और यहाँ पे एक आर पॉइंट है, इस आर पॉइंट पे एक कार है, इस आर पॉइंट पे एक कार खड़ी हुई है, ठीक है। जो पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है, वो यहाँ पे खड़ा है पी पॉइंट पे, जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे खड़ा है पी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, तो बिल्डिंग के ऊपर ऑब्जर्वर खड़ा है। अब बिल्डिंग के ऊपर ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ऊपर अगर ऑब्जर्वर खड़ा है तो पहले तो सीधे देखेगा,
तो ये ऑब्जर्वर अगर ऐसे खड़ा हुआ है तो पहले सामने देख रहा होगा, आराम से ऊपर खड़ा है, बिल्डिंग के ऊपर टॉप पे खड़ा है, सीधा देख रहा होगा, ऐसा कोई फालतू में नीचे देखेगा, फालतू में ऊपर देखेगा। नॉर्मल खड़ा इंसान सामने ऐसे देखेगा हॉरिजॉन्टल में। उसने नीचे कार को देखा तो हॉरिजॉन्टल से अपनी मुंडी नीचे घुमाई, ऐसे करा होगा भाई। पहले तो क्या करेगा ये, पहले तो ये सामने देख रहा होगा, पहले तो ये सामने देख रहा होगा, पहले तो ऐसे सामने देख रहा होगा। फिर कार देखने के लिए उसने मुंडी को नीचे करा, कार देखने के लिए उसने मुंडी को नीचे करा। तो हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे करा, हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे करा, ये जो एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे करा, ये जो एंगल बन रहा है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से उसने अपनी अखियां को थोड़ा नीचे करा, तो हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है, ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे करा, इस एंगल को, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल से कितनी नीचे मुंडी घुमाई, कितनी नीचे मुंडी घुमाई, हॉरिजॉन्टल से कितनी नीचे उसने मुंडी घुमाई, है ना, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक चीज नोटिस करना, यहां पे दोनों के दोनों एंगल को हॉरिजॉन्टल से नापा गया है, इस एंगल को भी हॉरिजॉन्टल से नापा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन को भी हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर गया ये देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे देखा, ये होता है। तो इस डेफिनेशन को याद रखना कि हमेशा जिस भी एंगल को मेजर करेंगे, चाहे एलिवेशन है या डिप्रेशन है, हॉरिजॉन्टल से ही मेजर करेंगे। ठीक है, एलिवेशन का मतलब सामने, हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर गए, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे देखा, हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे देखा, इस एंगल को कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे देखा, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी हॉरिजॉन्टल से ही देखा जाता है, दोनों के दोनों एंगल्स को हॉरिजॉन्टल से देखा जाता है। ये ध्यान से लिखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लिखने की है, कि दोनों के दोनों एंगल्स को हमने हॉरिजॉन्टल से नापा है, दोनों के दोनों एंगल्स को हमने हॉरिजॉन्टल से नापा है। लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी, बस यही दो तीन चीजें हैं, यही दो तीन चीजें जो पता होनी चाहिए, और कुछ नहीं है बस। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, अगले 2-3 लेक्चर्स हम भर भर के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे होंगे, अगले 2-3 लेक्चर्स हम भर भर के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे होंगे। जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी। तो हमने 3 चीजें पढ़ी हैं बेसिकली, यहां पे 3-4 चीजें पढ़ी हैं बस। पहला, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, पर्सन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, पहली चीज। ये जो अखियों से गोली गई इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर देखा। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ते ही तुम्हें दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन शोभित भैया ने बताया हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे देख रहे हो, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। लिख लो जल्दी, लिख लिया, लिख लिया, नोटेड, डन है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन देखना ध्यान से, एक मैं क्वेश्चन करूंगा फिर आगे तुम करते रहोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा आगे तुम करते रहोगे। एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें पहले ही बता रखा है, आज वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्या कि वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को कभी भी पूरा एक साथ नहीं पढ़ते, पूरा एक साथ नहीं कोशिश करते समझने की, पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, जितना समझ में आएगा उतना उतना देख देख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम है, सारे के सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, क्या गिवन है, क्या पूछा है। डायग्राम जरूर बनाना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम बनाओगे आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाएगा, आधा क्वेश्चन तो डायग्राम में ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए फोकस करो, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आगे तुम करोगे। ध्यान से देखना, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि भैया द स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग का मतलब जो काइट की रस्सी होती है, तो जो काइट की रस्सी है वो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 100 मीटर लॉन्ग हमें रस्सी दी हुई है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसा मान लो कि ये काइट है, ठीक है, ये काइट है तुम्हारी, ये काइट है, ये काइट है, ये काइट जो है 100 मीटर लॉन्ग रस्सी से उड़ रही है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होगा, वो इस काइट को उड़ा रहा होगा 100 मीटर लंबी रस्सी पे, 100 मीटर लंबी रस्सी से उड़ा रहा है। ठीक है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रही है ये स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रही है। क्वेश्चन में गिवन है कि स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज 100 मीटर लॉन्ग, स्ट्रिंग की लेंथ जो है 100 मीटर है, एंड इट मेक्स, इट का मतलब स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है विद हॉरिजॉन्टल। तो ये जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है जी, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। काइट की क्या निकालनी है हमें, हाइट निकालनी है। हाइट मतलब होता है हमेशा परपेंडिकुलर हाइट, तो ये परपेंडिकुलर हाइट जो है ये हमें निकालनी है।
assuming there is no slack in the string. slack का मतलब कोई ऐसे ढीलापन नहीं है, ठीक है, जैसे ये रस्सी है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ढीलापन होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पर इसमें लिखा है बिल्कुल टाइट है रस्सी, बिल्कुल ऐसी ऐसी टाइट है, ये assume करो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ने दिया है कि भैया रस्सी है जो 60 डिग्री बना रही है, 100 मीटर लेंथ है, हाइट निकालो। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट निकाली जाती है, कभी भी हाइट बोला जाएगा तो परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है। तो हमें निकालना है कि भैया जमीन से कितनी ऊपर जो है, कितनी परपेंडिकुलरली ऊपर ये हाइट उड़ रही है, ये हाइट निकालनी है, ठीक है। तुमने से बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, पर मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहला तरीका यही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। रुक जाओ, अभी ध्यान से सुन लो यार, मेरी बात सुन लो, आगे क्वेश्चन बहुत भारी भारी आने वाले हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सीबीएसई भी नहीं पूछता, पर इससे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दूसरी चीज, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। डायग्राम तुम बनाओगे, डायग्राम बनते ही तुम्हें लग गया कि हाँ यार अब तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए डायग्राम जरूर बनाओ। क्वेश्चन को जितना पढ़ रहे हो उतना उतना डायग्राम जरूर साथ साथ में बनाते रहो। डायग्राम जैसे ही बन जाएगा, तुम्हें दिखेगा कि एक ट्राइंगल बन गया। आइडेंटिफाई करो कि ट्राइंगल कहां है, तुम्हें साफ दिख रहा है ट्राइंगल है। मान लो यहाँ पे हम इसको नाम दे दें, ये मान लो पॉइंट ए मान लो, इस पॉइंट को बी बोल दो, और इस पॉइंट को मान लो सी बोल दो। तो एबीसी क्या है? एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है हमें राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम ये देख सकते हैं, कि भैया जिस एंगल को रेफरेंस माना है, ये जो एंगल सी है, इस एंगल सी के लिए अगर हम देखें तो 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल को रेफरेंस मान रहे हो उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। तो भैया हाइपोटेन्यूज तो पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या लगाएंगे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 60 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है ए सी। साइन 60 क्या होता है? √3/2। √3/2 बराबर ए बी क्या है? ए बी ये तो निकालना है h, अपॉन में ए सी क्या है? ए सी की वैल्यू है 100, तो ये गया 50। तो हाइट आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट आ गई 50√3 मीटर। तो इतनी हाइट ऊपर जो हमारी काइट है वो जा रही होगी, इतनी काइट ऊपर जो है, इतनी हाइट पे ये काइट जो है वो उड़ रही होगी, 50√3 मीटर पे ये जो काइट है ये उड़ रही है। क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे पता है कुछ भी नहीं है क्वेश्चन पे, पर ये क्वेश्चन जान पूछ के डाला गया जिससे कि तुम ये चीज समझ पाओ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ये तुम समझ पाओ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली चीज डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ही तुम डायग्राम बनाओगे तुम्हें अपने आप ट्राइंगल दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ट्राइंगल दिख जाए ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, जैसे ही ट्राइंगल दिख जाए ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, बस सिंपल सी चीज, ठीक है। लिख लो जल्दी, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। आज बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, आज ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, कल से हम फिर इसके अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, आराम से देंगे, 3-4 लेक्चर देंगे, अच्छे से जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर बहुत आसान है, बट इसमें क्या है ना, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा फिरा के आती है, जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार डायग्राम बन जाए फिर तो कोई भी कर लेगा, पर मेन चीज है डायग्राम बनना। डायग्राम बनना ही तो मेन चीज है। चले अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलो दिमाग लगाओ, मैं चाहता हूं एक बार दिमाग लगाओ, मैं चाहता हूं एक बार दिमाग लगाओ। देखते हैं कितने कर पाएंगे। दिमाग लगाओ, सोचो कैसे हो सकता है, सोचो एक बार कैसे हो सकता है, सोचो एक बार कैसे हो सकता है। बहुत आसान है, बस दिखने में बड़ा सा क्वेश्चन है कुछ नहीं। दिमाग लगाओ, हो जाएगा। दिमाग लगाओ, हो जाएगा। एक बार पढ़ो तो क्वेश्चन, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, देखो कैसे होगा, ट्राई करके देखो।
हुआ? ट्राई करा, ट्राई करा, ट्राई करा, आ भी क्या तुम्हारा आंसर? वाह यार, शाबाश शाबाश। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं, देखो बोला जा रहा है बोला जा रहा है बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। बोला जा रहा है एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड अलोंग अ रोप स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल एंड टाइड टू द ग्राउंड। ये पहली लाइन पढ़ के थोड़ा थोड़ा में समझ में आ रहा है, ये पहली लाइन पढ़ के हमें समझ में आ रहा है क्या कि ये जो सर्कस का आर्टिस्ट है ये क्लाइंब कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड अलोंग अ रोप, ठीक है, रोप के साथ साथ रस्सी पे ये ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है, स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखना, ये एक वर्टिकल पोल है, इस वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड तक एक रोप जो है उसको बांध रखा है, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, ये जो पोल की हाइट है ये हमें 12 मीटर दी हुई है। एंड द एंगल मेड बाय रोप, ये जो रोप है ये क्या एंगल बना रही है विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के साथ ये रोप जो है, ग्राउंड के साथ ये रोप जो है, ग्राउंड के साथ ये रोप जो है, रोप विद द ग्राउंड, रोप विद द ग्राउंड है ना, लिखा है ना विद द ग्राउंड। तो ये जो रोप जो है ये ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रही है? 30 डिग्री बना रही है, ये एंगल 30 डिग्री बना रही है, ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री बना रही है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल। तो आर्टिस्ट जो है वो इसके अलोंग यहाँ से चलता हुआ ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से ऐसे चलता हुआ ऊपर जा रहा है। तो हमसे पूछा है कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, कितना डिस्टेंस जो है ये आर्टिस्ट कवर करेगा, ये हमसे पूछा है। जो आर्टिस्ट है यहाँ क्लाइंब करता हुआ जा रहा है, बोले ना रोप के अलोंग क्लाइंब करता हुआ जा रहा है, बोले द आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड अलोंग द रोप, तो रोप के साथ साथ ऐसे क्लाइंब करता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है, जो का जो है सर्कस का आर्टिस्ट है तो ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। तो हमसे पूछा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ये लेंथ हमें निकालनी है। आ जाएगा समझ में? आ गया ना समझ में? आ गया ना समझ में? एकदम ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। देखो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, ये तो अभी मैं बता रहा हूं तुम्हें कि जल्दी जल्दी सॉल्व कैसे करना है। एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में तुम्हें एक एक चीज बतानी होगी कि तुमने डायग्राम में क्या बनाया, तो तुम्हें इस तरह से लिखना होगा ना एग्जाम में, ध्यान से सुनना, ऐसे लिखना होगा कि लेट यहाँ पे तुमने नाम दे दिया, मान लो ए बी सी, तो ऐसे लिखना होगा लेट ए बी इज द पोल, ए बी इज दी पोल। इस तरह से तुम्हें समझाना पड़ेगा कि तुमने डायग्राम क्या बनाया, टीचर को क्या पता तुमने क्या डायग्राम बनाया। तो एग्जाम में मैं एक क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करके बता रहा हूं, आगे तुम अपने आप लिख लेना, ठीक है, आगे के क्वेश्चन में अपने आप लिख लेना, एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं। तो कुछ नहीं, जो भी तुमने बनाया वो बस लिख दो कि लेट ए बी इज दी पोल, ए बी तुमने पोल माना है, ठीक है, ऑफ हाइट 12 मीटर, हाइट दी हुई है, ऑफ हाइट 12 मीटर ये हमें गिवन है, ठीक है। जो ए सी है वो रोप है, ए सी इज दी रोप, ए सी इज दी रोप ऑफ लेंथ डी मीटर, ये हमने लेट कर लिया कि भैया डी मीटर की लेंथ की ये रोप है। AC इज मेकिंग, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में बस उसको बता दो डायग्राम में तुमने कहां लिखा है, जो गिवन है क्वेश्चन में वो तुम्हें बताना है बस कि तुमने डायग्राम में कहां बनाया है कि भाई 30 डिग्री जो है AC इज मेकिंग 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। तो डायग्राम तो तुमने बस एक्सप्लेन कर दिया कि भाई AB पोल है, AC रोप है और ये जो रोप है वो 30 डिग्री बना रही है ग्राउंड के साथ, बस इतना तुमने एक्सप्लेन कर दिया, मतलब ये डायग्राम एक्सप्लेन हो गया। तो एग्जाम में इस तरह से एक्सप्लेन करना जरूरी है, चाहे पिछले वाला भी क्वेश्चन है, चाहे पिछले वाला ये वाला भी क्वेश्चन में आ जाए, तो इसमें तुम्हें बताना होगा कि भैया AB जो है वो हाइट है काइट की, AC जो है ये जो काइट की रोप है उसकी लेंथ है, तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, ठीक है, इतनी बड़ी चीज नहीं है, बस एक्सप्लेन कर दो कि डायग्राम क्या बनाया, हो गया। अब क्या निकालना है, ये D निकालनी है, ये D लेंथ निकालनी है। क्या गिवन है, अगर रेफरेंस वाले एंगल को देखें तो अगर हम 30 डिग्री को रेफरेंस माने तो इस 30 डिग्री को हमने रेफरेंस माना, इस 30 डिग्री के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूज हमें पता है, उल्टा बोल दिया मैंने, परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो भाई साइन थीटा ले लेंगे, साइन ऑफ 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ये AC, तो साइन 30 क्या हो गया, साइन 30 होता है 1/2 बराबर AB की लेंथ क्या है, AB की लेंथ है 12 मीटर, ये तो गिवन ही है, अपॉन में AC की लेंथ क्या है, AC की लेंथ ये तो निकालनी है D, इसको ऐसे लेंथ दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो D की वैल्यू आ गई 12 × 2, तो 12 दूनी 24, कितनी क्या हमें यूनिट दे रखी है, मीटर दे रखा है, तो 24 मीटर ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है या फिर ये डिस्टेंस है जो वो सर्कस का आर्टिस्ट कवर करेगा, हो गया, ये डिस्टेंस है जो सर्कस का आर्टिस्ट कवर करेगा। क्लियर है जी? लिख लीजिए जल्दी लिख लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, चलें भैया अगले क्वेश्चन पे, हो गया सबका। तो इस तरह से क्वेश्चन में जब एग्जाम में आए तो इस तरह से एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो मैंने एक क्वेश्चन तो मैं करके दिखा दिया, आगे जो भी क्वेश्चन हो एग्जाम में भी आए तो डायग्राम में क्या बनाया है उसे एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। और ऐसा कोई डायग्राम इतना कोई हाई-फाई डायग्राम नहीं बनाना होता, नॉर्मल डायग्राम बनाना होता है बस, ठीक है। कभी तुम सोचो भैया हमारी तो भैया राइटिंग ही खराब है भैया, हमारी तो भैया ड्राइंग ही अच्छी नहीं है भैया, मेरी भी अच्छी नहीं थी, तुम्हें बताएंगे कई बार किससे हमारी ड्राइंग के, बहुत अच्छी थी बेटा ड्राइंग, मेरी बहुत अच्छी थी बेटा ड्राइंग, अवार्ड जीते हमने ड्राइंग में, अवार्ड मेरे को कौन सा मेडल मिला था, सिल्वर मेडल मिला था शायद पेंटिंग कॉम्पिटिशन में स्कूल में, ठीक है, कम मत समझना मुझे। चलो तो बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन को रिपेयर करना है इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर, ठीक है जी। तो एक पोल है, ध्यान से सुनना, एक पोल है
इस पोल की, एक पोल है, इस पोल की हमें हाइट दी हुई है, इस पोल की हमें हाइट दी हुई है 4 मीटर। तो इस 4 मीटर के पोल पे कुछ फॉल्ट है जिसको इलेक्ट्रिशियन को सही करना है, ठीक है। इस पोल पे ये जो पोल है हमारा, ये मान लो ए बी पोल है, ये जो ए बी है, ये ए बी जो है, ये हमारा ए बी मान लो पोल है। तो इस पोल पे कुछ फॉल्ट है जो कि इलेक्ट्रिशियन को सही करना है, ठीक है। पोल की हाइट हमें 4 मीटर दी हुई है, बहुत बढ़िया। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल। मतलब कि ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इसको पहुंचना है। कौन से पॉइंट पे? एक ऐसा पॉइंट जो कि 1.3 मीटर बिलो है टॉप के। तो इस पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट पी है, जिसपे उस इंसान को पहुंचना है, जिसपे उस इलेक्ट्रिशियन को जाना है, ठीक है। भाई पूरे पोल की हाइट तो 4 मीटर है, पूरे पोल की हाइट तो 4 मीटर है, पूरा पोल तो 4 मीटर बड़ा है, पर इसको पोल के किसी एक पॉइंट पे जाना होगा ना, जरूरी कोई टॉप पे जाना होगा। भाई पोल के इस वाले पॉइंट पे जाना है, तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है ऊपर से 1.3 मीटर नीचे, ऊपर से 1.3 मीटर नीचे, इतना नीचे वाले इस पॉइंट पे उसको कुछ काम है, ठीक है जी, ठीक है जी। टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, रिपेयर उसको इस वाले पॉइंट पे करना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट ही शुड यूज, इसको हमें बताना है कि जो लैडर की लेंथ है, कितने लेंथ की लैडर को यूज करे, कितने लेंथ की लैडर को यूज करे। लैडर मतलब सीढ़ी से पहुंचेगा ना, यहाँ से ऐसे ये सीढ़ी लगा के पहुंचेगा ना, यहाँ से ये सीढ़ी लगी हुई है, ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी से पहुंचेगा ना, सीढ़ी से। तो हमसे पूछा ये जो सीढ़ी है इसकी क्या लेंथ होनी चाहिए, ये हमें बतानी है। इस सीढ़ी की क्या लेंथ होनी चाहिए, ये हमें बतानी है। यूज व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ये जो सीढ़ी है ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से बोले ना, तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे सीढ़ी को लगा रखा है। तो हमसे पूछा है ये सीढ़ी की लेंथ क्या होगी। एक बार क्वेश्चन को वापस से ध्यान से पढ़ो, तुम समझ जाओगे क्वेश्चन ने क्या लिखा है। एक बार खुद अपनी आंखों से पढ़ो, एक बार खुद अपनी आंखों से क्वेश्चन को पढ़ो, तुम अपने आप समझ जाओगे क्या लिखा है, नहीं होगे कंफ्यूज। देखो एक बार जल्दी पूरा पढ़ो, पूरा एक बार पढ़ो। कंफ्यूजन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, समझ गए। तो क्वेश्चन ने बोला है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने बोला है एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको रिपेयर करना है पोल जो कि 4 मीटर हाइट का पोल है। तो जो पूरा पोल है इसकी हाइट 4 मीटर है, पर जरूरी कोई है कि पूरे पोल पे काम होगा या पूरे पोल के टॉप पे जाना होगा उसे, जरूरी कोई ऐसा है कि पोल के टॉप पे उसको कोई रिपेयर करना होगा। उन्होंने बोला कि ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो टॉप से 1.3 मीटर नीचे इस पॉइंट पे उसको पहुंचना है, सही करने के लिए, ठीक है। What should be the length of ladder? Ladder की क्या लेंथ होनी चाहिए, सीढ़ियों की क्या लेंथ होनी चाहिए, that he should use which when inclined angle of 60 डिग्री to the horizontal। तो जो सीढ़ी है इसको 60 डिग्री पे, इस सीढ़ी को 60 डिग्री पे इन्होंने इंक्लाइन करके ऐसे रख दिया। भाई दीवार पे ऐसे रख देते ना सीढ़ी को, तो दीवार पे ऐसे रख दिया सीढ़ी को 60 डिग्री पे। पूछा इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहला काम डायग्राम बना लो, डायग्राम तो हमने बना लिया, ठीक है। दूसरा काम ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो। ट्राइंगल दिख रहा है कहीं पे किसी को ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है ना सबको। तो ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब इस ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ठीक है। ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो, बस ट्राइंगल आइडेंटिफाई हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। ये ट्राइंगल हमें समझ में आ गया कि इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, कैसे लगेगी बस वो सोचना है। देखो पूरी हाइट 4 मीटर है, 1.3 तो ऊपर चली गई, ये बची हुई कितनी है कोई बता सकता है? ये बची हुई कितनी हाइट होगी कोई बता सकता है? क्या ये हाइट होगी 4 में से 1.3 मीटर हटा दो, 4 माइनस 1.3 कितना हो गया? 4 माइनस 1.3 कितना हो गया बताओ? 2.7 हो गई, 2.7 मीटर हो गई। तो ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ये हाइट हो गई 2.7 मीटर हाइट, ये हो गई हाइट 2.7 मीटर की। तो अब ध्यान से देखना इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में ये L है, ये 90 डिग्री, ये 2.7 मीटर है, और ये जो है 60 डिग्री है। बताओ कर दोगे? अरे अब तो भई गया ना, जिस एंगल को रेफरेंस माना है उस एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो भैया परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे वापस से। तो साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर है ये क्या है? ये है पी बी, और मान लो ये है पॉइंट सी, तो ये पी, ये बी, और ये पॉइंट सी। तो परपेंडिकुलर है पी बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या? साइन थीटा बराबर साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पी बी, हाइपोटेन्यूज पी सी। साइन 60 होता है √3/2 बराबर पी बी की लेंथ कितनी है? 2.7 अपॉन में पीसी क्या है? पीसी यही तो निकालना है, एल, यही तो निकालना है। तो एल इधर चला जाएगा पूरा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एल इंटू √3 बराबर 2.7 इंटू 2 हो गया 5.4 अपॉन में √3, ठीक है ना। ये √3 नीचे ले गए, तो इंटू √3 अपॉन √3 रेशनलाइज कर दें, तो ये बन गया 5.4 अपॉन 3, √3 इंटू √3, और ऊपर का √3 ऐसे कैसे, है ना। भाई नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ऊपर का √3 ऐसे ही रह जाएगा, इतना तो आता है ना, ठीक है। तो ये हो गई लेंथ, ये लेंथ हमें निकालनी थी। 5.4 अपॉन 3 √3, 5.4
√3/3। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में अगर रूट है, इरेशनल नंबर है, तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े जी, देख लो जल्दी। बस ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है और ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो और ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, बस ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो और ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। हाँ तो कट भी तो सकता है, 3 1 3 3 8 24, तो ये हो गया 1.8 √3 मीटर, 1.8 √3। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं फिर बोल रहा हूं, बस इस चैप्टर में कुछ नहीं है, एक बार डायग्राम बन जाए फिर तो लल्लू है, फिर तो लल्लूएस्ट क्वेश्चन है। बस डायग्राम बनाने तक की जो जर्नी है वो समझनी है, और वो कैसे समझेंगे? प्रैक्टिस से समझेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इस वाले क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक ट्री है जिसकी हाइट है 12 मीटर। ठीक है, एक ट्री की हाइट है 12 मीटर। इट इज ब्रोकन बाय विंड। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक ट्री है, ये ट्री है मान लो, ठीक है ना, ये ट्री है मान लो। इस ट्री की हाइट है 12 मीटर, तो 12 मीटर की हाइट का एक ट्री है। ठीक है, जो ए बी है, ये ए बी ट्री है जो कि 12 मीटर की हाइट का है। ए बी क्या है? ए बी इज द ट्री ऑफ 12 मीटर हाइट। ठीक है, इट इज ब्रोकन बाय विंड। ठीक है, ट्री क्या है? वो टूट गया, हवा, तेज हवा चलती है तो ट्री टूट जाते हैं, टूट के ऐसे नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। इस तरह से टूटा, इस तरह से टूटा कि इसका टॉप जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। मतलब भैया मान लो यहां से टूटा होगा, मान लो यहां से टूटा होगा, तो जैसे ही टूटा, जैसे इतना वाला पार्ट टूटा, जैसे इतना वाला पार्ट टूटा, तो ये पार्ट टूट के ऐसे जमीन पे गिर गया होगा, पार्ट टूट के ऐसे जमीन पे गिर गया होगा। तो मान लो जो पार्ट टूट के जमीन पे गिरा, ये मान लो एसी है, तो ये एसी जो है ये जमीन पे ऐसे गिर गया, ये रहा एसी। समझे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? समझे क्या बोलना चाह रहा हूं? ये जो एसी वाला पार्ट है, ये जो एसी वाला पार्ट है, ये ऐसे टूट के ऐसे नीचे गिर गया होगा, ये ऐसे टूट के ऐसे नीचे गिर गया होगा, तो ये ऐसे नीचे गिर गया एसी। ये ए पॉइंट है, ये ए डैश बोल दो इसे। ये जो ए वाला पॉइंट है, ये टॉप था ना, बोला जा रहा है ना, सच दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। टॉप जो है ग्राउंड को टच कर रहा था। ये जो टॉप है, ये जो टॉप है, ये ऐसे था, ये ऐसे गिर के, अब ये जो टॉप है इसने ग्राउंड को टच कर दिया, इस तरह से गिर गया। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, और ये एंगल 60 डिग्री बनाता है ग्राउंड के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज बताना, एक चीज बताना कि अगर यहां से यहां तक की जो लेंथ है, अगर ये एल है, तो क्या मैं बोल दूंगा यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ये भी एल ही होगी? भाई यही पार्ट तो टूट के नीचे गिरा है, यही पार्ट तो टूट के नीचे गिरा है, तो अगर इतनी इतनी की लेंथ एल है, तो जो नीचे गिरा है ये भी तो एल लेंथ का ही है, ये भी तो एल लेंथ का ही है। एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और डायग्राम समझो क्या बनाया मैंने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और डायग्राम समझो मैंने क्या बनाया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और डायग्राम देखो मैंने क्या बनाया। समझे बंधु? समझ गए बंधु? समझ गए? समझ गए? तो इतना जो पार्ट है, ये जो एल लेंथ का पार्ट था, ये टूट के ऐसे नीचे गिर गया। ये एल लेंथ का पार्ट जो है टूट के ऐसे नीचे गिर गया, है ना? ये जो एल लेंथ का पार्ट है ऐसे टूट के नीचे गिर गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमसे पूछा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम टी इज ब्रोकन बाय द विंड। हमें ये हाइट निकालनी है, ये यहां से यहां तक ये रिमेनिंग है ना, ये हाइट हमें निकालनी है, ये हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, जो बीसी हाइट है ये हमें निकालनी है, ये जो बीसी हाइट है ये हमें निकालनी है। क्या बोल सकता हूं मैं? बीसी हाइट जो होगी, अगर टोटल 12 है और ये एल है, टोटल 12 है और इतनी एल है, तो ये जो होगी 12 माइनस एल। भैया जो बीसी हाइट होगी 12 माइनस एल। टोटल 12 है, इतनी एल है, तो बची हुई कितनी हो गई? 12 माइनस एल हो गई, 12 माइनस एल हो गई। बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ट्राइंगल दिख रहा है एक, ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो। ट्राइंगल दिख रहा है हमें एक, ये देखो सी बी ए डैश, सी बी और ए डैश, ये ट्राइंगल दिख रहा है। ये एल है, ये 12 माइनस एल है, और ये 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर है 12 माइनस एल अपॉन में हाइपोटेन्यूज है एल। साइन 60 होता है √3/2 बराबर आ गया 12 माइनस एल अपॉन में एल। यही है, ठीक है। तो यहां से आ गया L √3 बराबर 3 इंटू 12 माइनस एल। तो यहां से आ गया L √3 बराबर 12 36 माइनस 3L। ये इधर आ जाएगा, तो L √3 प्लस 3L बराबर 36। ठीक है जी, L कॉमन ले ले, 3 प्लस √3 बराबर आ गया 36। तो यहां से आ गया L की वैल्यू 36 अपॉन में 3 प्लस √3। ये आ गया L की वैल्यू। रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो L आ गया 36 अपॉन में 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 अपॉन में 3 माइनस √3। तो बन गया 36 इंटू 3 माइनस √3, 3 माइनस √3 अपॉन में a प्लस बी टू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 3। तो बन गया 36 अपॉन 6 इंटू 3 माइनस √3। तो यहां से आ गया 6 6 36, तो 6 इंटू 3 माइनस √3। ये आ गया L, ये आ गई L की वैल्यू, ये आ गई L की वैल्यू। क्या हमारा आंसर L है?
क्या हमारा आंसर एल है? क्या हमारा आंसर एल है? क्या रॉन्ग हो गया? क्या रॉन्ग हो गया? 2। अच्छा ओह शिट, ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या सिल्ली मिस्टेक कर दी? ये क्या सिल्ली मिस्टेक कर दी शोभित भैया? ये 2 मल्टीप्लाई होना था, तो एल रूट 3 बराबर आ गया 2 इंटू 12 माइनस एल। सो सॉरी, तो एल रूट 3 बराबर आ गया 12 दूनी 24 माइनस 2 एल। ये इधर चला जाएगा तो एल रूट 3 प्लस 2 एल बराबर आ गया 24। तो एल कॉमन ले ले, 2 प्लस रूट 3 बराबर आ गया 24। यहाँ से एल कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3, ये 2 प्लस रूट 3 इधर चला जाएगा तो एल बराबर आ गया 24 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। ये आ गई एल की वैल्यू। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो एल आ गया 24 अपॉन में 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। तो ये बन गया 24 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बन गया 24 इंटू 2 माइनस रूट 3। ये आ गई एल की वैल्यू। ये आ गई एल की वैल्यू। क्या हमारा आंसर एल है? क्या हमारा फाइनल आंसर एल है? हमारा फाइनल आंसर है 12 माइनस एल। हमें तो ये निकालना है ना कि नीचे से कितना ऊपर से टूटा है, वट हाइट फ्रॉम दी बॉटम, बॉटम से कितना ऊपर तक ये टूटा है। तो बॉटम से हाइट निकालनी है, मतलब ये 12 माइनस एल ये निकालना है। तो इसमें से 12 माइनस कर दो, 12 माइनस एल कर दो। 24 को अंदर ले जाओ, 24 दूनी 48, तो 12 माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है जी। छुट्टी इतनी जल्दी, इतनी जल्दी? अब आसान लग रहा होगा ये तो चैप्टर, कुछ है भी इसमें, कुछ है भी इसमें, तो इतनी जल्दी कैसे छुट्टी लेगा तुम आज? हाँ जी, अरे कुछ नहीं है, डायग्राम बनाना था। डायग्राम बनाती मैंने देखा ये ट्राइंगल बन रहा है। बस इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को उठाया, इस ट्राइंगल को उठा के ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेन्यूज पता था, साइन थीटा लगा दिया, हो गया आंसर। आ गया आंसर, आ गया आंसर। ठीक है, लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। बस फिर क्या करा है वो तो रेशनलाइज होगा। एल तो ये है, हमें ये निकालना है, ये 12 माइनस एल, टोटल 12 है, ये एल है, तो ये हो गया 12 माइनस एल। ये निकालना, लिखो जल्दी लिखो, लिखो जल्दी लिखो। चलो यार फिर आगे कल ही करेंगे। मतलब क्वेश्चंस तो मैं बहुत लाया हूं, बट आज बहुत दिनों बाद तुम लोग आए हो, बहुत दिनों बाद तुम लोग आए हो, तो तुम पे ज्यादा जुल्म नहीं करेंगे, तुम पे ज्यादा जुल्म नहीं करेंगे। आज तुम वैसे भी बहुत कंफर्ट जोन पे आ गए होंगे। देखो मैं तुम्हें वापस से एक स्टोरी बताता हूँ, ये मैंने बहुत पहले बताई थी, ठीक है। आज थोड़ा सा चिल माहौल रखते हैं, कल से अपन और अच्छे से रगड़ों वाली मेहनत करेंगे। एक और चीज बताता हूँ, देखो छुट्टियां देनी जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? ये टीचर के लिए भी जरूरी है, ये बच्चे के लिए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई एज अ स्टूडेंट तुम्हें पूरे साल कहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये गर्मियों की छुट्टियां जो तुम्हें स्कूल से मिली थी 2 महीने की, 1 महीने की शायद अब हो गई हैं, अब तो ज़्यादा स्कूल देते भी नहीं है। और ट्यूशन वगैरह में या फिर हम जो कोचिंग में हम देते हैं ऑनलाइन, हम तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी होती है जिससे कि तुम्हें एक छोटा सा गैप मिल जाए कि हाँ यार कुछ बैकलॉग है, या फिर कहीं घूमने जाना है। जैसे मैक्सिमम बच्चे नानी वानी के घर जाते हैं, कहीं 2 महीनों की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते हैं, तो इसलिए देनी जरूरी होती है। टीचर के पर्सपेक्टिव से भी जरूरी होती है कि भाई टीचर को पूरे साल में कोई टाइम नहीं मिलता। हमें क्या है, हमें तो पूरे साल लाइव क्लास लेनी है। तुम्हारी तो सिर्फ 3 दिन क्लास है, 4 दिन क्लास है, हमारी तो पूरे हफ्ते क्लास होती है। पूरे हफ्ते हमारी 2-2 क्लासेस रहती हैं, कई बार 3 भी होती हैं। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हमें 1 हफ्ते का टाइम मिले या 10 दिन का टाइम मिले, जिससे कि हम अपनी फैमिली के साथ कहीं घूम वगैरह के आ जाए, जिससे कि अपना पूरे साल अब कहाँ टाइम है, तो कुछ भी नहीं है। नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, नवंबर के बाद अभय बैच स्टार्ट हो जाएगा, अभय बैच में हम सब पढ़ेंगे, तो वो टाइम जो है वो वहीं पे सारा चला जाता है। तो हमारे लिए भी जरूरी होती है। पर छुट्टी की दिक्कत ये होती है कि छुट्टी के बाद ना बच्चे आ जाते हैं कंफर्ट जोन में। अब तुमसे 1 घंटे भी नहीं पढ़ा गया, अब 1 घंटा हुआ है, बस 1 घंटा भी नहीं पढ़ा गया तुमसे, है ना। मैं क्यों बैठा हूँ, मेरे को तो कमर में बताया ना तुम्हें प्रॉब्लम है, तो इसलिए मेरे को बैठना पड़ता है। तो मैं तो पढ़ा दूं, मेरे को तो 5-6 घंटे 10 घंटे पढ़ाने की आदत है। मैं तो पॉइंट इज तुम लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हो छुट्टी के बाद। तो आज इस चीज को बस समझाने के लिए मैंने तुम्हें 1 घंटे की क्लास दी है कि भैया अभी जंग शुरू हुई है, अभी पूरा साल लड़ना है, अभी पूरे साल लड़ना है। अभी अब आरंभ है, आरंभ के बाद हम अभय में भी मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम और आगे जनवरी फरवरी में भी रिवीजन करेंगे। तो पूरा साल है अभी से हार नहीं माननी है, अभी से कंफर्ट जोन में नहीं आना है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, बोर्ड एग्जाम बहुत दूर है, बहुत टाइम है उसके लिए, और बहुत मेहनत करनी है, ठीक है मेरी जान। तो इसीलिए आज का दिन था, बस थोड़ा सा तुम्हें रियायत दे दी है मैंने, 1 घंटे की क्लास ली है बस। कल से हम वापस से वही 1-1.5 घंटे की क्लास रखेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। आज से 4-5 क्वेश्चन हुए होंगे, इतने ही क्वेश्चन जो है इनको प्रैक्टिस करना, घर पे जाके अपने आप करना। 10 मिनट लगेंगे बस तुम्हें, 10 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ जिससे कि भूल ना गए हो तुम। क्लास के बाद चीज़ों को अपने आप, क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना होता है रफ कॉपी में। तो ये सारे क्वेश्चन रफ कॉपी में सॉल्व करना बिना देखे, अपने आप डायग्राम बना के, जिससे कि कल जब हम क्लास में आए तो तुम्हें बेसिक्स क्लियर हो कि हाँ यार डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है और ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। क्या स्टेप है? बस 3 स्टेप है। डायग्राम बनाओ, ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो और ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, बस सिंपल। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, खैर में ज्यादा आग लगा देनी, खाना खा लो, अभी मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल हम और अच्छे से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कल हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और अगले पूरा